गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चुंबकत्व में गाउस का नियम पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि जो बंद पृष्ठ में कुल निर्गत फ्लक्स का जो मान है वो 0 होता है। जो निर्गत फ्लक्स है उसका मान 0 होगा गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ के लिए। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था कि उसका क्या कारण है, ठीक है। और स्थिर प्रौद्योगिकी में जो गाउस का नियम था वो अपन पढ़ चुके हैं। वो अपन ने क्या पढ़ा था, उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि फ्लक्स का जो मान है वो सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। तो यहाँ पर ई डॉट डी एस बंद समाकलन का जो मान है बंद पृष्ठ के लिए, जो फ्लक्स का मान है वो सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसका फॉर्मूला, जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो ई डॉट डी एस। और इसके लिए देखो बंद समाकलन ई की जगह क्या जाएगा, बी, और डी एस क्षेत्रफल है, यहाँ पर क्षेत्रफल डी ए ले रखा है, तो बी डॉट डी ए बराबर 0, ठीक है। बंद समाकलन के लिए याद रखना, ध्यान रखना। ये एक बिंदु आवेश है जिससे धनात्मक बिंदु आवेश है तो क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, बाहर निकलेगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलेगी। और ये बंद गाउस पृष्ठ मान लिया, ये बंद गाउस पृष्ठ मान होता है, ठीक है। तो जो फ्लक्स का मान होगा उसमें केवल क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, और केवल क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, इसलिए इसका फ्लक्स का मान 0 नहीं हो सकता। जबकि चुंबकत्व के लिए क्या होता है, जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो जितनी अंदर प्रवेश करती है उतनी बाहर भी निकलती है, तो नेट जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ गया। चुंबकत्व में गाउस का नियम, उसमें इसकी व्याख्या कर रखी है, इसको स्पष्ट कर रखा है जो मैंने आपको बताया था। चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, एन से एस की ओर, और एस में प्रवेश कर रही है, और फ्लक्स का मान क्या है, 0। स्पष्ट है। स्थिर वैद्युतिकी में किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स संभव है, ठीक है ना, उसकी कुछ न कुछ वैल्यू प्राप्त होती है। परंतु चुंबकत्व में, चुंबकत्व मतलब अगर अपन चुंबक के लिए लें, किसी चुंबक के क्षेत्र के लिए अगर कोई पृष्ठ लेते हैं तो उसमें बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान 0 होता है। ये दोनों बातें अपन ने अभी पढ़ी हैं। क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी में एकल आवेश का अस्तित्व संभव है, उसमें अपन ने एकल धनावेश लिया था। देखो यहाँ पर एक सिंगल धनावेश लिया था, इसलिए क्षेत्र रेखाएं केवल बाहर निकलेगी। अगर यहाँ पर प्लस आवेश के साथ साथ अगर यहाँ माइनस आवेश भी होता तो नेट आवेश कितना हो जाता, 0 हो जाता ना। भी 5 + 5 है और -5 भी वही है, उसके अंदर ही है। तो नेट आवेश, नेट चार्ज क्या होता, 0 हो जाता। और 0 आवेश के लिए फ्लक्स का मान भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और 0 होता वो, ठीक है। लेकिन एकल आवेश अपन ले सकते हैं। इसके अलावा जो चुंबकत्व में एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। हम ये चाहें कि अपन केवल N ले लें या केवल S ले लें तो वो पॉसिबल नहीं है। हम केवल N या केवल S नहीं ले सकते, ठीक है। भूचुंबकत्व अथवा पार्थिव चुंबकत्व, पृथ्वी के चुंबकत्व को भूचुंबकत्व अथवा पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी का जो चुंबक है, पृथ्वी के अंदर आके आप जानते हैं पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण विद्यमान है। इसके कई आपको प्रमाण भी मिल जाएंगे। प्रमाण क्या मिलेंगे कि अगर हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं या चुंबकीय सुई अपन लेते हैं तो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में आकर रुक जाती है। ये आपने कई बार देखा भी होगा। या कोई भी छड़ चुंबक है उसको अगर आप लटकाएं तो क्या होगा, वह उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकती है। उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में रहता है, ठीक है। या हम अगर किसी भी लोहे की वस्तु को जमीन के अंदर कुछ समय के लिए गाड़ देते हैं तो लंबे समय तक गड़ी हुई जो लोहे की वस्तु है वो क्या देखते हैं अपन, कि वो चुंबक बन जाती है। जब किसी भी लोहे की वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, ठीक है ना। और चुंबकीय गुण
आने का मतलब क्या हुआ कि वो एक प्रकार से चुंबक बन जाता है। तो जब लोहे की कील में चुंबकीय गुण आया, इसका मतलब क्या हुआ? लोहे की कील में चुंबकीय गुण आने का मतलब ये है कि लोहे की कील चुंबकीय क्षेत्र में रही, तभी उसमें चुंबकीय गुण आया। और चुंबकीय क्षेत्र हमने तो डेवलप नहीं किया, हमने लगाया नहीं चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के अंदर खुद से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो लोहे की कील का चुंबक बन जाना भी एक प्रकार का प्रमाण है कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो पार्थिव मतलब पार्थिव चुंबकत्व मतलब पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय गुण है उसको अपन कहते हैं पार्थिव चुंबकत्व या भूचुंबकत्व। तो पृथ्वी के चुंबकत्व को भूचुंबकत्व अथवा पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। इसकी पुष्टि के प्रमाण क्या है जो मैंने आपको भी बताया। पहला है स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई का सदैव एक निश्चित दिशा में ठहरना। अगर पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण नहीं होता तो वह एक निश्चित दिशा में नहीं ठहरती। ठीक है। दूसरा, उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना। पृथ्वी के चारों ओर जब एक चुंबकीय सुई को ले जाकर देखा गया तो ये देखा गया कि हमें दो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। दोनों ध्रुवों की ओर या निरक्ष पर हमें दो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। दोनों स्थितियों में इसकी दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो उदासीन बिंदु का प्राप्त होना भी यह प्रमाण है, इस बात की पुष्टि करता है कि जमीन के अंदर या भूमि के अंदर चुंबकत्व गुण विद्यमान रहता है। लंबे समय तक जमीन में गढ़े हुए लोहे के टुकड़े को चुंबकित हो जाना, लोहे के टुकड़े का चुंबकित हो जाना। लंबे समय तक यदि, अभी मैंने आपको बताया, किसी भी लोहे की कील को, लोहे के टुकड़े को हम जमीन के अंदर गाड़ दें तो वह भी चुंबक बन जाता है। तो लोहे की कील का या लोहे के टुकड़े का चुंबक बनना भी एक प्रकार का प्रमाण है, क्योंकि बिना चुंबकीय क्षेत्र के कोई भी लोहे की वस्तु चुंबक नहीं बन सकती। तो ये भी एक प्रकार का प्रमाण हुआ। ठीक है। अब वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण आया कहां से, क्योंकि हमने तो कोई चुंबकीय क्षेत्र उसमें लगा नहीं रखा। इसके लिए उन्होंने ये विचार किया, उनके मत, उन्होंने अलग अलग अपने मत दिए। अपन ये बात जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है। ठीक है। और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं। घूर्णन गति के साथ साथ पृथ्वी चक्रण गति भी करती है। इन दोनों गतियों से पृथ्वी के अंदर केंद्र पर जो तापमान है वो बहुत ज्यादा होता है। पृथ्वी के केंद्र पर तापमान बहुत अधिक होने के कारण जो लोह चुंबकीय पदार्थ है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये क्या रहते हैं? अर्धद्रवित अवस्था में रहते हैं। अर्धद्रवित मतलब गाढ़ी अवस्था में, न तो पूरी तरह से द्रव के रूप में रहते हैं और न ही वो ठोस के रूप में रहते हैं। तो गाढ़े द्रव के समान रहते हैं और वो अगर एक अक्ष के सापेक्ष लगातार घूमे एक ही दिशा में, तो उस पृथ्वी के अंदर केंद्र पर संवहन धाराएं, विद्युतीय धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और विद्युतीय धाराएं उत्पन्न होने के कारण ये बात अपन पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी विद्युत धारा किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित होती है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये अपने परिनलिका पढ़ी थी। परिनलिका में तार अपन ने लपेटा था, उसमें हमने धारा प्रवाहित करवाई थी और हमने ये देखा था कि उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें अपन उन्होंने ये मत दिया कि विद्युत धाराएं, विद्युत संवहन धाराएं अगर पृथ्वी के केंद्र पर उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। दूसरा रीजन ये भी दिया गया कि आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल
ये परतें, वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं उसमें एक आयन मंडल भी होता है ना, आयन मंडल आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। आयन मंडल में जो गैसें हैं वो आयनित रहती हैं, आयनित अवस्था में रहती हैं। और आयनित अवस्थाओं पर जब सूर्य की विद्युत चुंबकीय किरणें गिरती हैं तो उनमें भी और धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और वो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं आयन मंडल में से होते हुए पृथ्वी तक पहुंचती हैं। और आयनिक भाग के अंदर अगर कोई चालक पदार्थ मूवमेंट करे, घूमे, जैसे आयन मंडल है पृथ्वी के चारों तरफ और उसके मध्य में अगर पृथ्वी घूमती है तब भी वहां पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में भी पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण आ सकते हैं। तो ये कुछ मत दिए हुए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के। भूचुंबकत्व के कारण एवं स्रोत, कि भूचुंबकत्व के क्या कारण हो सकते हैं। क्या कारण है कि जमीन में, भूमि में और चुंबकीय गुण विद्यमान है, उसके लिए क्या कहा गया। भूचुंबकत्व के कारण अथवा स्रोत के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मत दिए। उनके निष्कर्ष के रूप में सबका निष्कर्ष जो है वो क्या निकला, सबके कहने का मतलब तो यही था। क्यों? क्योंकि अपन ये बात जानते हैं कि बिना विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा, ये सब जानते हैं। दूसरी बात ये कि पृथ्वी घूर्णन करती है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि भूचुंबकत्व का कारण पृथ्वी का अपनी अक्ष के पर घूर्णन है, अपनी अक्ष के चारों तरफ घूर्णन करती है, वो अपनी अक्ष के परितः घूमती है, जिससे आयन घूर्णनशील हो जाता है। आयन मंडल में भी आयन है और पृथ्वी के अंदर जो है वो भी अर्धद्रवित अवस्था में लोहा, निकल, कोबाल्ट रहते हैं, तो उनमें भी संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं तथा चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। ये आयन घूर्णन के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकत्व। आयन घूर्णन का मतलब क्या हुआ कि एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना, ठीक है। तो ये सभी वैज्ञानिकों का एक निचोड़ है, एक मूल चीज है जो सबके कहने का मीनिंग बताता है, सबके कहने का अर्थ बताता है कि सबके कहने का क्या अर्थ है, ठीक है। भूचुंबकत्व से संबंधित सामान्य जानकारी, भूचुंबकत्व से संबंधित सामान्य जानकारी क्या है। यदि चुंबकीय सुई हो, अब क्या किया कि चुंबकीय सुई को पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर ले जाकर देखा गया, अलग अलग स्थानों पर उस चुंबकीय सुई को ले जाके देखा उन्होंने। तो क्या पाया, उन्होंने क्या देखा, यदि चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर पृथ्वी के एक पूर्ण चक्कर लगाया जाए। क्या किया उन्होंने, एक सुई ली, उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया और उसको लिए पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाया। पूरा चक्कर लगाने का मतलब है कि पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर ले जाकर और चुंबकीय सुई का अध्ययन किया कि पृथ्वी के इस स्थान पर चुंबकीय सुई कैसा व्यवहार व्यक्त करती है, पृथ्वी के दूसरी तरफ कैसा व्यवहार करती है। पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, अपन जानते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उन दोनों पर अगर हम चुंबकीय सुई को ले जाएं तो वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगी। तो इस तरह से जब ये देखा गया, इस बात का अध्ययन किया गया, तो ये देखा गया कि चुंबकीय सुई भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न विक्षेप प्रदर्शित करती है। अलग अलग स्थानों पर ले गए तो उसमें जो विक्षेप है वो अलग अलग प्राप्त हुआ। अब उसमें से देखिए क्या हुआ, दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पूर्णतः ऊर्ध्वाधर हो जाती है। वो दो स्थान कौन से हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। दो स्थानों पर, जैसे मान लो पृथ्वी है, उसका उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर अगर अपन नीडल को ले जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव की तरफ कौन आकर्षित होगा, दक्षिणी ध्रुव, एस। चुंबकीय सुई का एस जो है वो उत्तरी ध्रुव की ओर होगा, ठीक है।
और पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो कहाँ है? नीचे। पूरी पृथ्वी आप कल्पना कर सकते हैं, पृथ्वी एक बॉल की भांति अपन ले सकते हैं। बॉल है, उसका उत्तरी ध्रुव ये है, दक्षिणी ध्रुव ये है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर एक निडल लेकर आए, चुंबकीय सुई लेकर आए, तो क्या होगा? चुंबकीय सुई का जो एस सिरा है वो उत्तरी ध्रुव की ओर आ जाएगा, तो उसका दक्षिणी ध्रुव कहाँ जाएगा? उत्तरी ध्रुव की ओर आ जाएगा। और उसका जो एस आया, एन कहाँ जाएगा? एन ऊपर की ओर, क्योंकि एस अगर नीचे है तो एन ठीक ऊपर होगा। निडल एक सुई जो है वो सीधी रहती है बिल्कुल, तो ऊर्ध्वाधर सुई इस प्रकार से आ जाएगी। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इस प्रकार से निकल आ जाएगी, ठीक है, जिसका ये एस सिरा है और ये एन सिरा है, तो ये ऊर्ध्वाधर हो गई ना। इसी प्रकार यदि पृथ्वी के नीचे अगर दक्षिण ध्रुव है यहाँ पर और वहां पर अगर अपन सुई लाते हैं तो क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय सुई का कौन सा सिरा जाएगा? उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और एस उसके ठीक नीचे रहेगा। तो दो स्थानों पर, वो दो स्थान कौन से हैं? पृथ्वी के ध्रुव, जहां पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर रहती है, उसे अपन क्या कहेंगे? उन ध्रुवों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। वो पृथ्वी के क्या कहलाएंगे? चुंबकीय ध्रुव। तो यहाँ परिभाषा बन जाती है कि चुंबकीय ध्रुव कौन से हैं, किसे कहेंगे चुंबकीय ध्रुव? वे स्थान पृथ्वी के वे बिंदु जहां पर चुंबकीय सुई ले जाने पर वह ऊर्ध्वाधर हो जाती है, वे चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से संपातित नहीं होते हैं। पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय ध्रुव है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक जो ध्रुव है, भौगोलिक ध्रुव का मतलब क्या होता है? उत्तर दिशा वाला ध्रुव, दक्षिण दिशा वाला ध्रुव, ठीक है। तो ये जो चुंबकीय ध्रुव है, चुंबकीय अक्ष अलग होती है और भौगोलिक अक्ष अलग होगी, और दोनों के मध्य एक निश्चित एंगल रहता है, निश्चित कोण रहता है। तो जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है वो तो चुंबकीय ध्रुव होंगे, और ये चुंबकीय ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव हो चाहे वह दक्षिण ध्रुव हो, वो भौगोलिक ध्रुवों के ऊपर नहीं आते। मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ भौगोलिक ध्रुव है वहीं पर चुंबकीय ध्रुव भी हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। जहाँ भौगोलिक ध्रुव है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, वहाँ भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव हो, ऐसा नहीं होता। वो एक दूसरे एक ही बिंदु नहीं होता, ठीक है ना। बल्कि लगभग 11.4 डिग्री अथवा 11.7 डिग्री का कोण बनाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पाया जाता है, ठीक है। दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पूर्णतः क्षैतिज हो जाती है। जब दो स्थानों पर ऊर्ध्वाधर हो जाएगी तो उसके अक्ष पर, निरक्ष पर, अक्ष तो ये हो जाएगी, उसके निरक्ष पर दो बिंदु ऐसे भी प्राप्त होंगे जहां पर चुंबकीय सुई कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है, ठीक है। जिनको मिलाने वाली रेखा चुंबकीय निरक्ष कहलाती है, वो चुंबकीय निरक्ष होगी, और जहाँ पर ऊर्ध्वाधर हो जाती है उनको मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये भौगोलिक उत्तर ध्रुव उत्तर है, भौगोलिक उत्तर दिशा जिसको अपन मानते हैं, ठीक है। और ये ऐसा है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है, बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है, जिसमें भी उसका भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये जो चुंबक लिया गया, ये जो चुंबक लिया हुआ है, ये पृथ्वी के अंदर माना गया है, जिसका ये दक्षिणी ध्रुव है। किस दिशा में है? भौगोलिक उत्तर दिशा में, क्योंकि एन जो है वो एस को आकर्षित करता है। और इसी प्रकार भौगोलिक दक्षिण दिशा में कौन सा है? ये उत्तरी ध्रुव है, लेकिन ये एस इस लाइन के ऊपर नहीं है। लाइन के ऊपर नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को संपातित नहीं करते। आगे बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य ये एक एंगल रहता है, एक कोण रहता है, ठीक है ना। और ये कोण कितने डिग्री का होता है? 11.3 या 11.7 डिग्री के लगभग होता है, ठीक है।
और ये इसकी अक्ष हो गई जो भौगोलिक अक्ष कहेंगे, और ये इसकी चुंबकीय अक्ष हो गई। चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के मध्य में एंगल होता है, और ये क्या कहलाएगी? निरक्ष। अक्ष के ठीक लंबवत ये क्या होती है? निरक्ष होती है। ये भौगोलिक निरक्ष है और ये चुंबकीय निरक्ष है। ये चुंबकीय अक्ष के ठीक लंबवत क्या होगा? चुंबकीय निरक्ष। और भौगोलिक अक्ष के ठीक लंबवत क्या होगा? भौगोलिक निरक्ष। तो हमने 4 चीजें पढ़ी: भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। इन चारों ध्रुवों से अक्ष और निरक्ष बनती, 2 अक्ष बनेगी और 2 ही निरक्ष बनेगी। एक को अपन कहेंगे भौगोलिक अक्ष, एक को कहेंगे चुंबकीय अक्ष। ठीक है। और उन दोनों के लंबवत, उन दोनों अक्षों के जो लंबवत होगी वो एक होगी भौगोलिक निरक्ष और एक होगी चुंबकीय निरक्ष। इतनी बात क्लियर हो गई? अब है भूचुंबकत्व के अवयव या राशियां। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। पूरा क्वेश्चन अगर न आए तब भी एक इसमें 3 पार्ट हैं, कोई एक पार्ट पूछ लिया जाता है। चाहे आप दिक्पात का कौन पूछ ले, चाहे नति या नमन का कौन पूछ ले, या भूचुंबकत्व पूछ ले, इन तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई भी एक बात पूछी जा सकती है। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व की पूर्णतः जानकारी के लिए आवश्यक राशियों को भूचुंबकत्व के अवयव अथवा राशियां कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व की पूर्णतः जानकारी कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय कहाँ पर कितना है, कितना एंगल बनाता है, हमें पूर्ण जानकारी किससे मिलती है? इन 3 तथ्यों से, इन 3 बातों से, जिसमें पहला है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण में जैसा कि अपन ने यहाँ पढ़ा, एक तो क्या है भौगोलिक अक्ष, एक क्या है चुंबकीय अक्ष। ठीक है। एक शब्द आता है चुंबकीय याम्योत्तर और एक आता है भौगोलिक याम्योत्तर। याम्योत्तर किसे कहते हैं? किसी भी अक्ष के लंबवत, जो मान लो कोई भी अक्ष है, इस अक्ष के ठीक लंबवत ये तल, इस अक्ष के ठीक लंबवत तल जो है ये तल, ये चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ये अक्ष है, इस अक्ष के ठीक इस अक्ष में से गुजरने वाला ये तल, ये क्या कहलाता है? चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। तो हमारे पास में 2 अक्ष है, 2 अक्ष हैं, तो याम्योत्तर भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। जब 2 अक्ष है तो याम्योत्तर भी कितने होंगे? 2 होंगे। एक याम्योत्तर कौन सा होगा? भौगोलिक याम्योत्तर। एक कौन सा होगा? चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये एक अक्ष है, इसके ठीक लंबवत अपन एक तल ले लें। ठीक है। और दूसरा तल कहाँ लें? दूसरा तल कहाँ लें? आप देख सकते हैं, ये जो है वो भौगोलिक अक्ष पर खींचा गया तल है और ये चुंबकीय अक्ष पर खींचा गया तल है। इन दोनों के बीच में ये आपको एंगल नजर आ रहा है, ये कोण नजर आ रहा है, ये कहलाता है दिक्पात कोण। कौन सा कोण? दिक्पात कोण कहलाता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास में ये मान लो चुंबकीय अक्ष है, तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत हमने ये तल बना लिया, तो ये क्या कौन सा हो गया? ये हो गया चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है। और ये मान लो भौगोलिक अक्ष है, और भौगोलिक अक्ष के ठीक लंबवत हमने कौन सा मान लिया? एक भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये क्या कहलाएगा? दिक्पात कोण कहलाता है। ठीक है। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य अंतरित कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर दिक्पात कोण का मान भिन्न भिन्न होगा, ये अपन जानते ही हैं। ये देखिए, ये डायग्राम दिखा रखा है, 2 तल लिया है, इन दोनों के मध्य बनने वाला ये वाला। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना काफ़ी। इसको पढ़ें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।